नमस्कार, मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह और पाठ संख्या 6 स्पीति में बारिश, लेखकार कृष्णनाथ। और आज इस पाठ में पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे। तो हम इससे पूर्व इस पाठ में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से ये कितने समस्याग्रस्त जो जगह है वहाँ भी लोग रह रहे थे और किस प्रकार से यहाँ के लोग कितने परेशान होकर के भी जमे हुए थे। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों, इस कथा की कहानी इस बारे में दे रखी है। इस व्यथा की कहानी वृत्ति हो गया। स्पीति नदी मेरा थोड़ा परिचय स्पीति पहाड़ों से है, जो सिर्फ स्पीति सिरों से हास नहीं होता। यहाँ दे रखा है कि लेकिन स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय पहाड़ों से है, ये दे दिया। नंगे और भव्य हैं, ये दे दिया। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंची और आंकड़ों में नहीं करती, फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने का अभ्यासी है, वे भला पहाड़ को कैसे बगस सकते हैं। वे ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति मध्य हिमालय किसको बोलते हैं? लघु हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय। तो स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। हिमालय नज़दीक पड़ता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नज़दीक पड़ता है, यहाँ से लद्दाख नज़दीक पड़ता है। वैसे दूसरी तरफ चीन की सीमा इनके पास में लगती है। इतना कुछ होने के पश्चात भी ये जगह कैसे छूट गई, अर्थात यहाँ पर लोगों का आना जाना क्यों नहीं हुआ? तो इसकी समस्या ये थी कि यहाँ पर समस्याओं की वजह से ही ये नहीं हो पाए। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये इतना हो पाया। फिर भी ऊंचे पहाड़ फिर भी देखिए जा सकती है, फिर भी जो सुंदरता इंच में नापी जा सकती है, कैसे बच सकते हैं। ये वे जान लें कि स्पीति का मध्य हिमालय घाटी है। स्पीति का मध्य हिमालय घाटी है और स्पीति का मध्य हिमालय घाटी है और ये जिसे वे हिमालय जानते हैं, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरों का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। क्या कहा? जिसे वे हिमालय जानते हैं, जैसे स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे, और कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है, अर्थात तो पैर ही है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसी ही कुछ उनका नाम है, ये तलहटी है। हिमालय का तलवा है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, ये तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, जिसको रोहतांग कह सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग जोत के पार का मध्य हिमालय, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। रोहतांग जोत के पार का मध्य हिमालय है, रोहतांग से कहते हैं, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई है 10,535 फीट। स्पीति की है 12,996 फीट, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। जिस स्पीति की हम बात करते हैं, यहाँ औसत ऊंचाई
समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 13,000 फीट यहाँ पड़ती है। यूँ कह सकते हैं कि कुल्लू मनाली से आगे चलते हैं रोहतांग दर्रा के जब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में जो घाटियाँ निकल करके आती है उधर क्या है कि स्पीति पड़ती है, क्योंकि वो जगह है। और आगे जाने के पश्चात तो फिर लद्दाख वगैरह आ जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर दुर्गम घाटियाँ, दुर्गम पहाड़ है। इस स्थान को हम, जिसको आप कह सकते हैं रोहतांग वगैरह, इसको हम मध्य हिमालय कह सकते हैं। लेकिन जिसको श्रीनगर वगैरह ये कई चीज़ों के बारे में बताया, नैनीताल, मंसूरी, ये जिस जगह दी है, ये तो जो घूमने फिरने लायक जगह है, ये तो हिमालय का तलवा है। अर्थात यहाँ हिमालय ऊंचाई पे नहीं है, तलवा है। लेकिन जिसके बारे में चर्चा करें, हिमालय की चोटियाँ तो और भी ज़्यादा ऊंची है, नंगी है, उन पे बर्फ के सिवा कुछ नहीं है। शुरुआत में तो पहाड़ चट्टानें हैं, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरी हुई है, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हिमालय को घेरी हुई हैं, मध्य हिमालय की जो घाटियां हैं, मध्य हिमालय की जो घाटियां हैं, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणी का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट के लगभग है और 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह है माने श्रेणी। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि इन चोटियों की ऊंचाई कम नहीं है, इन चोटियों की ऊंचाई बहुत है। याद रखा है मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं, क्योंकि जैसे लघु हिमालय, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय, तो उच्च हिमालय की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिसकी हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय की चोटियां भी अलग अलग, कोई 16,000 फीट है, कोई 21,000 फीट है। मध्य हिमालय की चोटियां भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इन चोटी की ऊंचाई कम नहीं है। तो यहाँ दे भी रखा है मध्य हिमालय की जो चोटियां हैं, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां हैं स्पीति को घेरे हुए, चारों तरफ स्पीति को घेरे हुए, बीच में स्पीति है। इनमें से जो उन पर हैं उसे बारालाचा श्रेणी का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया जा गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई, ये पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें दो चोटियों की जो ऊंचाई और भी ज़्यादा है, उनमें दे रखा 21,000 फीट से अधिक है। दो चोटियां तो ऐसी हैं कि जिनकी ऊंचाई 21,000 फीट से भी ज़्यादा है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। देखिए माने श्रेणी नाम दे रखा है, तो इनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो श्रेणी है ये बौद्धों के माने मंत्र के आधार पर तो नहीं है ना। ओम मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। इस क्षेत्र, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि नाम उन श्रेणियों को दे डालने ही सहज है। मतलब यहाँ पहाड़ियों के अंदर इतना जाप हुआ है, मंत्र उच्चारण किया गया है, इसलिए इस श्रेणी को माने कहा जा सकता है। क्योंकि अनेक प्रकार के जाप, अनेक प्रकार के जो श्लोक यहाँ पढ़े गए हैं। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई। ये माने श्रेणी है, माने श्रृंखला है, चोटी है। इंपीरियल के अनुसार इसकी ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, क्योंकि ये कोई श्रेणी हो सकती है, पूरी की एक साथ ऐसी नहीं हो सकती। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे।
समुद्र तल से कई गांव तो ऐसे हैं समुद्र तल से 13,000 की फीट ऊंचाई पर बसे हुए हैं। एक या दो 14 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये मध्य हिमालय, इसमें स्पीति स्थित है। ये कहना चाहते हैं कि कुछ गांव तो ऐसे हैं, वैसे कुल मिलाकर के 21,500 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित यहाँ की चोटियाँ हैं। लेकिन कुछ गांव तो यहाँ पर ऐसे हैं कि जहाँ उनकी ऊंचाई है, उन गांवों की ऊंचाई है लगभग 13,000 फीट या 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ के गांव बने हुए हैं। अर्थात इतनी ऊंचाई पर तो यहाँ के गांव भी बसे हुए हैं, यहाँ के गांव भी इतनी ऊंचाई पर स्थित हैं। अब देखिएगा, इतनी ऊंचाई पर अगर लोग बसे हुए हैं तो इनके पास में रसद सामग्री कैसे पहुंच पाती है, ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, किस प्रकार से पशु पालते हैं, किस प्रकार से ज़मीन पे जाते हैं, उनके पास में खाने पीने की अन्य चीज़ें उन लोगों से कैसे मिल पाती है और उनके पास में जो चीज़ें हैं वो कैसे दे पाते हैं, और इनका जीवन कितना दुर्गम कितना कठिन होता होगा, क्योंकि ज़मीन पर रहने वाले अन्य जो आसपास में रहने वाले लोगों से संपर्क हो सकता है, लेकिन इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना दुर्गम कितना कठिन होता है, अन्य लोगों से नहीं मिल पाते हैं, इन्हीं पहाड़ों पर घूमते इन्हीं पहाड़ों पर रहते हैं। और कई कई बार तो इन पहाड़ों के अंदर भूस्खलन हो जाता है, ज़मीन दरक करके नीचे आ जाती है, पूरा मलबा नीचे आ जाता है। और जब भूस्खलन होता है, इन पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, इनके घर तहस नहस हो जाते हैं, इनके खेत खलिहान बह जाते हैं। उन खेत खलिहान जो ज़मीन को पहाड़ों को काट करके बनाते हैं, उनके अंदर कंकड़ पत्थर मिट्टी पूरा पहाड़ आकर के जम जाता है, इनके खेत खत्म हो जाते हैं, इनके जो जानवर पाल रखते हैं वो मर जाते हैं, खुद भी दब करके मर जाते हैं, और उसी पहाड़ी दर्रे में बह करके न जाने कहाँ चले जाते हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद भी इनके मकान आदि जो होते हैं बड़े सुंदर बनाते हैं, और जीवन शैली इनकी बहुत अच्छी होती है, झूठ इनके मन में होती नहीं है, किसी को धोखा देते नहीं है। फिर भी देखिए किन परिस्थितियों में रह करके भी, इतनी समस्याओं को झेल करके भी ये लोग इन स्थानों पे रहते हैं। तो देखिए ये किस तरह से यहाँ की ऊंचाई है, उन पे यहाँ के लोग रहते हैं। इसके पार बाय हिमालय दिखता है, इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। ये जो बीच का हिमालय है, इसके अंदर एक चोटी ऐसी भी है जिसकी ऊंचाई 23,000 फीट बताई गई है। 23,064 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक है। जो बाई हिमालय की बात करते हैं, बीच के हिमालय की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि एक चोटी तो 23,064 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ बहुत सारी जो चोटियाँ हैं 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप यकीन कीजिए कि 13,000 या 14,000 फीट की ऊंचाई पर तो गांव बसे हुए हैं, ज़्यादा ऊंची चोटियों पर वो तो कैसे रह पाएंगे, लेकिन 13,000 14,000 की फीट पर तो यहाँ के गांव बसे हुए हैं, यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हीं चोटियों पर ये रहते हैं। किंतु विचारणीय बिंदु ये है कि इतनी ऊंचाई होने के पश्चात भी ये लोग रहते हैं। दुनिया से इनका पूरा रास्ता कट जाता है, दुनिया से इनका आना जाना हट जाता है, ये दुनिया से नहीं मिल सकते, दुनिया इनसे नहीं मिल सकती, फिर भी ये लोग यहाँ रहते हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। जो इन ऊंचाइयों से होड़ लगाता है, इन ऊंचाइयों से टक्कर लेता है, वो अपने आप को मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। अर्थात इनके बारे में नाम लेना कितनी ऊंचाई पे स्थित ये पहाड़ हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या है कि मर्द और औरत की एक शान है कि देखिए इतने परिस्थितियों के पश्चात भी यहाँ के नर और नारी रहते हैं, और जब यहाँ रहेंगे नहीं तो इन पहाड़ों का वर्णन वो कैसे करेंगे, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कैसे करेंगे, क्योंकि इस धरती पर प्रकृति जितने पेड़ जितने जो पहाड़ हैं, जितने जो एरिया हैं, जितनी जो जगह हैं, सारी समान नहीं है, सब में कोई न कोई भिन्नता है, आपस में भिन्नता है, और भिन्नता के कारण ही सब चीज़ अच्छी लगती है। एक समान होने पर उसकी विशेषताएं भी कम लगने लग जाती है।
मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। उनके मन में जो घमंड है, अहंकार है, उनको नष्ट कर दें, गला दें। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें और यह भी हर्षित हों, अर्थात यहाँ पर नर और नारी घूमने के लिए आएँ और यहाँ के प्रकृति का आनंद, प्रकृति की जो शुरुआत करें, प्रकृति का आनंद लें। अभी तो इन परिस्थिति का आर्तनाद जमा हुआ है, वह इस युवा एहसास की गर्मी से कुछ तो पिघले। ये एक युवा निमंत्रण है। ये ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया है। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन कितना संघर्ष में है, कितना कठिन है, फिर भी यहाँ अपना जीवन यापन लोग करते हैं। कितनी समस्याओं को झेल करके ये लोग परेशान होकर के जमे हुए हैं। इतना कुछ होने के पश्चात भी ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देखिएगा, हम जो पढ़ रहे थे, इतनी परेशानी होने के पश्चात भी ये लोग कितने आनंदपूर्वक यहाँ जीवन यापन करते हैं, रहते हैं। ये ऐसी चोटियाँ हैं जहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है, जहाँ ठहरना बड़ा मुश्किल है, फिर भी ये लोग प्रकृति के चितेरे, प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं। विचारने बिंदु है कि यहाँ के मध्य हिमालय की चोटियाँ भी कम नहीं हैं। मध्य हिमालय की चोटियाँ 23,064 वर्ग फीट से 23,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची चोटियाँ यहाँ पर हैं। और कुछ चोटियाँ तो 20,000 फीट है, कुछ चोटियाँ 21,000 फीट है। लेकिन विचारने बिंदु ये है कि जहाँ पर लोग रहते हैं उनकी ऊंचाई भी कम नहीं है। कोई चोटी 13,000 फीट है, कोई चोटी 14,000 फीट है। इतनी ऊंची चोटियों पर तो लोग रहते हैं। प्रकृति की न जाने कितनी समस्याएं यहाँ होती है, प्रकृति के द्वारा कितने प्रकार से कोप यहाँ पैदा किया जाता है, भूस्खलन आदि होता है, पहाड़ दरक जाते हैं, जमीन बह जाती है, जायदाद खत्म हो जाती है, इनके पशु दब करके मर जाते हैं, इनकी ज़मीन भी पहाड़ों के नीचे चली जाती है, पहाड़ों में दब जाती है। बड़ी मुश्किल से ये भी देखते हैं, जिन पहाड़ों के अंदर इनके खेत होते हैं, वहाँ ऊपर के पहाड़ों से ही अपने नदियाँ अपने खेतों की तरफ ले जाते हैं, मोड़ करके ले जाते हैं। और जब पहाड़ धड़क करके उन पर गिर जाता है तो उनके खेत खलिहान, उनके जीव जंतु या उनके पशु पक्षी या उनके खेतों के साथ में उनके मकान आदि भी दब जाते हैं। जितना प्रयास करते हैं, खींच करके ले आते हैं, और कई बार प्रयास करने पर भी कुछ हासिल नहीं होता, दोबारा अपने नए खेतों को बनाना चालू कर देते हैं। क्योंकि ये पहाड़ कब दरकते हैं, लगातार वर्षा होने के कारण ये जो पहाड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं, इन पहाड़ों पर जो चट्टानें आदि हैं, पत्थर है, वो अधिकतर गोलाकार के हैं। लगातार पानी टपकने के कारण, लगातार वर्षा होने के कारण इन पत्थरों के नीचे की ज़मीन सरक जाती है, धीरे 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 सरक जाती है। पेड़ पौधे कम होने के कारण भी समस्या आती है। जहाँ पर पेड़ पौधे ठीक है, वहाँ भी लगातार चट्टानें, पानी निकलने के पश्चात कंक्रीट निकल जाती है, और उसके पश्चात अचानक वो दर्रा, पहाड़ी जो क्षेत्र है, दरक करके नीचे जाता है। उसको बोलते हैं भूस्खलन। और वहाँ ऐसा होता रहता है। अधिकतर वर्षा की ऋतु में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वर्षा के जाने के बाद भी होता रहता है। अक्टूबर तक भी यहाँ चलते रहते हैं, लेकिन वर्षा के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी ये लोग इतने समस्याओं को झेल करके भी अपने इस एरिया को, अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाते। ये उनकी शान है, ये उनका मान है। और ये कहना भी चाहते हैं कि युवक और युवती भी अपने अहंकार को गलाए, तब आप कह सकते हैं कि हिमालय की, इस मध्य हिमालय के अंदर कितना अहंकार है। तब इसका गलन हो सकता है जब इंसान स्वयं ही अहंकार में चूर है,
घमंड में चूर है तो यहाँ आने से उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात इंसान अहंकार को, घमंड को त्याग करके यहाँ आए, भाईचारे की भावना रखे। इस पाठ में ये सब हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू, बाय, बाकी कल।